हेलो गाइस। हमने लास्ट लेक्चर तक आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा था कि कैसे हम आपके एक आइटरेटिव प्रोग्राम की या फिर एक हम रिकर्सिव प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम आपकी एक प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे। देखो यार, अगर बिल्कुल सही बात बताऊं तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा आसान भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यार इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। बट क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है तो इसको पढ़ लेते हैं, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो अगर बाई चांस इन केस कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने नहीं पढ़ा। ठीक है गाइस, काफी इजी है। आइटरेटिव और रिकर्सिव दोनों को मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, तो यार पूरी वीडियो देखना, काफी इंपोर्टेंट वीडियो है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यार आपको पता लग जाएगा कैसे हम एक प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। तो यार पहले बात करते हैं कि हम एक आइटरेटिव प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे। यार सबसे पहले बात आती है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है क्या। देखो यार, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि जब हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो वो बेसिकली सीपीयू की कितनी मेमोरी ले रहा है उसको स्टोर करने के लिए, जितनी मेमोरी वो लेगा या जितनी मेमोरी मतलब एक्स्ट्रा लेगा उसको हम बोलेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, तो हम बेसिकली जब भी कोई एल्गोरिथम लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारी उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों कम हो। बट गाइस एक ये ट्रेड ऑफ है, आप कभी भी देख सकते हो किसी भी एल्गोरिथम में, अगर आप किसी क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने की कोशिश करोगे तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और अगर आप किसी की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करने की कोशिश करोगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ये बिल्कुल एक सही बात है। मतलब आप किसी भी क्वेश्चन में देख सकते हो हमेशा का ये चीज चलती है, तो इसको बोलते हैं हमें एक ट्रेड ऑफ। भाई यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ है इन दोनों में, अगर हम किसी एक चीज को कम करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो हमें कुछ ऐसा एल्गोरिथम लेनी होती है जिससे कि हम दोनों चीज को बैलेंस रख सकें। तो आइटरेटिव प्रोग्राम में यार बेसिकली चीज है क्या, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे थे आपके लूप से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी एक लूप लिख देता हूँ, लेट सपोज 0 से लेकर लेस देन n तक, एंड कोई वेरिएबल है सम, जहां पर आपका सम प्लस a ऑफ i हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या गाइस, आपका पूरा एक एरे था a, जिसमें हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया सम, और मैं मतलब इस एरे के हर एलिमेंट्स का सम निकाल रहा हूं यहाँ से। ठीक है, अब देखो होता क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आइटरेटिव प्रोग्राम में हम उसको मानते हैं जो हम अपने इनपुट के अलावा ऐसी और क्या चीज यूज कर रहे हैं जो हमने इस प्रोग्राम में यूज करी है। भाई अगर मुझे एक एरे के एलिमेंट्स का सम निकालना है तो मुझे उसके लिए इनपुट एरे देना पड़ेगा, तो ए तो आपका इनपुट हो गया। ठीक है, इस इनपुट को छोड़ के आपने ऐसी और क्या क्या चीज यूज करी इस प्रोग्राम में, तो जो भी होगा हम उन सबका स्पेस ऐड कर देंगे और बाद में उसको बोल देंगे आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो यहाँ पे एक तो आपका आई वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है, एक आपका सम वेरिएबल यूज हुआ है। आपके आई एंड सम हमने दो वेरिएबल यूज करे हैं इनपुट एरे ए के बजाय। अब बात क्या है, जब भी हम अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि वेरिएबल हमेशा कुछ कांस्टेंट स्पेस लेगा, तो मैं वेरिएबल के स्पेस को हमेशा इग्नोर करता हूँ। वेरिएबल को छोड़ के जो भी कुछ होगा, भाई कहीं पे हमने कोई सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करा, लेट्स सपोज कहीं पे हमने कोई एरे यूज करा, कहीं लिंक लिस्ट यूज करी, कहीं पे लेट्स सपोज ट्री ग्राफ, जो भी हम एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो जितना स्पेस लेगा हम उसको अपनी सिंपल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मानेंगे आपके आइटरेटिव प्रोग्राम के केस में। तो भाई इसकी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी अलग से डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करा है। ए तो आपका इनपुट था, इनपुट तो भाई लेना ही पड़ेगा ना, अगर हमें किसी एल्गोरिथम से कुछ आउटपुट चाहिए तो उसके लिए इनपुट देना पड़ेगा। तो इसे सिंपल इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ 1। अब गाइस लेट सपोज इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करा, कोई एक अलग एरे ले लिया बी ऑफ आई, जिसमें मैंने ए ऑफ आई की वैल्यू -1 करते चला गया और मैंने बी में हर आपके इंडेक्स पर वे सारे एलिमेंट्स वहां पे शो करवा दिए। अब हुआ क्या, हमने इनपुट में तो आपका एक एरे दिया था ए, ठीक है, बट इसको आउटपुट लाने के लिए एक अलग बी एरे लेना पड़ा। अब बी एरे का साइज होगा कितना, भाई अगर ए एरे का साइज n है तो बी एरे का साइज भी n ही होगा। तो क्योंकि हमें एक अलग डेटा स्ट्रक्चर एरे यूज करना पड़ा वो भी n साइज का, तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ n। ठीक है, तो आपको
मतलब क्लियर हो गया होगा कि कितना इजी है किसी भी आईटीटी प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना। मतलब आप आराम से प्रोग्राम को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऐसे हमने क्या चीज यूज करी है एक्स्ट्रा जो आपका स्पेस कंज्यूम करेगा। अब बात करते हैं आपके रिकर्सिव प्रोग्राम की। देखो रिकर्सिव प्रोग्राम की बात करूं तो रिकर्सिव प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, रिकर्सिव कॉल। और आपको पता है जब भी कोई रिकर्सिव प्रोग्राम बार बार रिकर्सिव कॉल करता है तो वो मेमोरी किसकी लेता है, स्टैक की। भाई स्टैक में तो बार बार वो रिकर्सिव कॉल करके उसको स्टोर करता है। तो जब भी हमें किसी रिकर्सिव प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी होगी तो हम ये देखेंगे कि जो उसमें रिकर्सिव कॉल के दौरान आपका स्टैक यूज हुआ है वो स्टैक मैक्सिमम कितने साइज तक ग्रो होगा। जितने साइज तक वो स्टैक ग्रो होगा वो उसकी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। भाई लेट्स एक फंक्शन लिख लेता हूं मैं कोई। ठीक है, जब वो फंक्शन है जहां पर ये n एज ए इनपुट ले रहा है और मैंने चेक करा इफ n ग्रेटर इक्वल टू 1 तो ये रिकर्सिव कॉल करेगा फंक्शन ऑफ n माइनस 1। अब लेट सपोज गाइस मैंने इस फंक्शन में वैल्यू दी n की वैल्यू 5। ठीक है, तो 5 कॉल करेगा 4 को, 4 कॉल करेगा 3 को, 3 कॉल करेगा 2 को एंड 2 कॉल करेगा 1 को। चलेगा, 1 कॉल करेगा 0 को, बट क्योंकि जब जब n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है जब ये रिकर्सिव कॉल कर रहा है तो जैसे ये 0 को कॉल करेगा तुरंत रिटर्न कर देगा, देन इसको रिटर्न करेगा, देन इसको एंड देन इसको। तो आपकी यहाँ पे टोटल रिकर्सिव कॉल लगी कितनी, भाई जितनी रिकर्सिव कॉल लगेगी स्टैक में उतना तो स्पेस लेगा। भाई मैंने सबसे पहले 5 दिया था, 5 ने कॉल करा 4 को, 4 ने कॉल करा 3 को, 3 ने कॉल करा 2 को, 2 ने कॉल करा 1 को एंड 1 ने कॉल करा 0 को। 0 का रिटर्न होगा तो रिटर्न करेगा ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको एंड ये इसको फाइनल। ठीक है, तो बेसिकली जितनी आपकी रिकर्सिव कॉल हुई उतना स्पेस लिया स्टैक ने मैक्सिमम। तो कितनी रिकर्सिव कॉल लगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने n की वैल्यू 5 दी तो मेरी यहाँ पर 6 रिकर्सिव कॉल लगी। आप खुद देख लो 1 2 3 4 5 6 साइज का आपका स्टैक ग्रो हुआ। तो आप बोल सकते हो किसी भी n वैल्यू के लिए आपका जो स्टैक ग्रो होगा वो आपका n+1 साइज तक होगा। ठीक है, जब n+1 साइज तक होगा तो ये क्या होगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्योंकि +1 तो अब सिंपल कांस्टेंट है तो मैं इसको एसिम्प्टोटिकली क्या लिख दूंगा, बिग O n। ठीक, तो ये थी सिंपल सी गाइस इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपको भी क्लियर भी हो गया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि किसी भी आइटरेटिव और किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालना कितना आसान है। अब एक थोड़ा इसमें चेंज कर देता हूं, लेट सपोज यहाँ पे इसने दो बार है, एक बार और n-1 को कॉल करा, मतलब 2 बार फंक्शन कॉलिंग हुई है। अब गाइस होगा क्या, अगर मैं 4 की बात कर रहा हूँ, लेट सपोज मैंने n की वैल्यू 4 लिया यहाँ पर, तो 4 आपका 3 को कॉल करेगा, कुछ वैल्यू प्रिंट करेगा और 2/3 को कॉल करेगा। ये 3 आपका 2 को कॉल करेगा, कुछ प्रिंट करेगा, 2/2 को कॉल करेगा। ये 2 आपका 1 को कॉल करेगा, प्रिंट करेगा एंड 1 को कॉल करेगा। ये 2 भी 1 प्रिंट 1, ये 1 0 प्रिंट 0, 0 प्रिंट 0, 0 प्रिंट 0, 0 प्रिंट 0। अब क्योंकि ये 0 आ गया तो यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देगा। अब जितने 3 के नीचे यहाँ पर रिकर्सिव कॉल हुई है उतनी सेम यहाँ पर भी होंगी। तो मैं काउंट लेता हूँ मेरी कितनी रिकर्सिव कॉल हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हुई है। 16 में से एक आपकी ये वाली थी तो यहाँ पे कितनी 15। जब 15 इधर हुई और 15 इधर होंगी तो मतलब 15 होंगे, तो मतलब कुछ 31 रिकर्सिव कॉल लगी जब मेरी n की वैल्यू 4 थी। अब आप एक चीज समझाते ध्यान से, n की वैल्यू 4 में आपकी 31 रिकर्सिव कॉल हुई हैं और आपको पता है कि 2 की पावर 5 इज समथिंग इक्वल टू 32। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि जब आपकी n होगा, जब आपका इनपुट n होगा तो आपकी रिकर्सिव कॉल
ऑन एन एवरेज कितनी लगी है, 2 की पावर n+1। ठीक है, इस 2 की पावर n+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बिग ऑफ 2 की पावर n। आप बोलोगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n है, क्योंकि यहाँ पर जब मेरी n की वैल्यू 4 थी तो आपकी ऑन एन एवरेज 2 की पावर n+1 आपका रिकर्सिव स्टैक ग्रो हुआ था, बट एक्चुअल में ये गलत है। ऐसा क्यों भाई, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में तो सेम ऐसे ही बताया था कि जितनी रिकर्सिव कॉल होंगी उतना आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। 4 है, 4 कॉल करेगा आपका 3 को, 3 कॉल करेगा 2 को, 2 कॉल करेगा 1 को, एंड 1 कॉल करेगा 0 को। ठीक है, 0 पे वैल्यू रिटर्न होगी तो ये वाइज रिटर्न कर देगा यहाँ पर। अब ये 1 है, जब 1 है तो ये वाला 1 आया कहां से, ये 1 तो यहाँ पे आया ना जब ये वाली लाइन चली थी, इसके बाद प्रिंट वाली चलेगी, मतलब यहाँ से हटेगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रिंट होगी 1, उसके बाद दोबारा n-1 को कॉल करेगा, मतलब दोबारा ये 1 के लिए दोबारा कॉल होगा। और क्योंकि जब अब ये वाला स्पेस खाली हो गया तो आप 1 को इस वाले स्पेस में रख सकते हो भाई, 0 तो पहले ही खाली हो गया था क्योंकि 0 ने तो पहले रिटर्न कर दिया। अब जब 1 वाला स्पेस जो खाली है तो आप जब दोबारा 1 आएगा तो दोबारा 1 ही तो रखोगे। ठीक, जब इसका काम हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा इसको, 2 का काम खत्म, दोबारा कुछ प्रिंट होगी यहाँ पर 2, दोबारा 2 आपका इसी स्पेस में जाएगा, जब इसका काम हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा। 3 का काम खत्म, ये प्रिंट करेगा तो कुछ 3 प्रिंट होगा, एंड देन दोबारा n-1 कॉल होगा, मतलब 3 दोबारा यहीं पर जाएगा। जब 3 का काम हो जाएगा तो ये 4 को रिटर्न करेगा, 4 का काम हो गया, अभी वैल्यू कुछ प्रिंट करेगा 4, एंड देन दोबारा n-1 मतलब एक सिंपल यहाँ से आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आपने खुद देखा, मतलब कभी भी आपका स्टैक इतने से ज्यादा तो नहीं गया भाई। अगर वैल्यू n की 4 थी तो मेरा स्टैक कितने साइज तक ग्रो हुआ, मैक्सिमम 1 2 3 4 5। ठीक है, आप देख सकते हो इस प्रोग्राम में भी आप किसी भी वैल्यू पे चेक करके देख लेना, जब भी आपकी वैल्यू n होगी तो हमेशा यहाँ पर भी n+1 ही n+1 साइज का रिकर्सिव स्टैक आपका यूज हो रहा है। जब n+1 का हो रहा है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ n+1, क्योंकि +1 आपका सिंपल कांस्टेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एसिम्प्टोटिकली बिग ऑफ n। तो यार ये था सिंपल सा आपका प्रोसीजर जिस तरह हम अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, और सही में बहुत कम भी आते हैं, मतलब बहुत रेयर केस में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मैंने क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है इसलिए मैंने कहा ये कंसेप्ट को बता दिया है। अब आपको इसका आइडिया होगा कि कैसे हम एक आइटरेटिव और कैसे हम एक रिकर्सिव प्रोग्राम की इजीली आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यार इतना आप इन सब की प्रैक्टिस करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपके कैसे हम दो फंक्शन कंपेयर करेंगे एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।